अंकिता भंडारी केस। जब भी इसकी बात होती है तो सारे सवाल घूम फिरकर एक ही जगह आ जाते हैं। आखिर वो वीआईपी कौन था? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे स्रोत द एनिग्मा ऑफ द वीआईपी, द अंकिता भंडारी इन्वेस्टिगेशन से मिले इन शो के जरिए। हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि जांच की फाइलों में इस तथाकथित वीआईपी को लेकर क्या है और क्या नहीं है। और जब हम उन फाइलों को खंगालना शुरू करते हैं ना, तो जो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है, वो ये है कि पुलिस की जांच, एसआईटी की रिपोर्ट और अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में कहीं भी किसी भी वीआईपी का नाम तक दर्ज नहीं है। एक मिनट, ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है। मतलब एक तरफ पूरा देश, मीडिया, सोशल मीडिया सब इस वीआईपी के इर्द गिर्द कहानी बुन रहे थे, और दूसरी तरफ कानूनी दस्तावेजों में वो शख्स वो वजूद ही नहीं रखता। ये तो ऐसा है जैसे किसी कत्ल की कहानी हो जिसमें कत्ल का मकसद तो सबको पता हो, लेकिन वो मकसद कानूनी तौर पर गायब हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि जांच एजेंसियों ने ये तो माना कि रिजॉर्ट में बातचीत के दौरान वीआईपी गेस्ट या स्पेशल सर्विस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। मतलब शब्द मौजूद हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे का चेहरा गायब है। किसी भी नेता, बड़े अधिकारी या व्यवसायी का नाम न तो रिकॉर्ड का हिस्सा बना, ना ही किसी को आरोपी या गवाह के तौर पर बुलाया गया। पब्लिक की धारणा और कानूनी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कानूनी दस्तावेजों में वीआईपी का जिक्र ही नहीं है, तो ये शब्द हवा में कहाँ से आया? क्या ये सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानी है? नहीं, देखिए, ये कहानी मीडिया की नहीं बल्कि खुद आरोपियों की बातचीत और अंकिता की अपनी आपबीती से निकली है। इसके लिए हमें 18 सितंबर 2022 की उस रात को समझना होगा। स्रोत के मुताबिक जांच में जो बातें सामने आईं, वो बताती हैं कि उस रात रिजॉर्ट में तीनों मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर वो अंकिता पर जबरदस्त दबाव बना रहे थे। और दबाव इस बात को लेकर था कि किसी खास मेहमान को स्पेशल सर्विस देनी है। यही वो लाइन थी जो बार बार सामने आई। बिल्कुल। और इस दबाव का सबसे ठोस, सबसे मजबूत सबूत कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंकिता के अपने फोन से मिला। उसने अपनी एक दोस्त को व्हाट्सएप पर जो आखिरी मैसेज भेजे थे, वो इस पूरे केस की आत्मा बन गए। हाँ, मुझे याद है, उन चैट्स ने ही तो पूरे मामले का रुख मोड़ दिया था। स्रोत में भी इसका जिक्र है कि उसने साफ साफ लिखा था, मुझसे गलत काम करवाया जा रहा है। एक लड़की की ये आखिरी आवाज ही सबसे बड़ा सबूत बन गई। सही कहा। उन चैट्स ने ये तो साबित कर दिया कि हत्या से ठीक पहले अंकिता पर एक अनैतिक काम करने का जबरदस्त दबाव था। लेकिन देखिए, यहां पर वो विरोधाभास फिर से सामने आता है। चैट में दबाव का जिक्र है, स्पेशल सर्विस की बात है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम नहीं है जिसके लिए सब हो रहा था। और यहीं से जांच की सबसे बड़ी चुनौती और इस केस का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। तो फिर वही मिलियन डॉलर सवाल, अगर दबाव था, अगर किसी मेहमान के लिए ये सब हो रहा था, तो उस वीआईपी का नाम सामने क्यों नहीं आया? हमारा स्रोत इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताता है। चलिए पहली वजह पर आते हैं, सबूतों की भारी कमी। और ये सिर्फ कमी नहीं थी, ये सबूतों का अकाल था। आज के डिजिटल दौर में जहां हर कोई अपने पीछे डिजिटल निशान छोड़ जाता है, इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ लगभग खाली रह गए। उन्हें कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली जिससे किसी बाहरी या खास मेहमान के आने जाने की पुष्टि हो सके। रुकिए, मतलब इतने बड़े रिजॉर्ट में जहां ये सब चल रहा था, वहां कोई एंट्री रजिस्टर ही नहीं था? या कैमरों ने काम करना बंद कर दिया था? ये कैसे मुमकिन है? यही तो बात है। जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट का कोई व्यवस्थित एंट्री रजिस्टर था ही नहीं जिसमें मेहमानों का रिकॉर्ड रखा जाता हो, और ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे खराब थे। अब यह महज एक इत्तेफाक था या जानबूझकर किया गया था, यह बहस का मुद्दा है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पुलिस के पास कोई विजुअल सबूत नहीं था, और सबसे जरूरी, कोई ऐसा कॉल रिकॉर्ड या फोन की लोकेशन जैसा डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिला जो किसी भी वीआईपी की पहचान को सीधे तौर पर उस रात की घटना से जोड़ सके। मतलब बिना ठोस सबूत के, सिर्फ सुनी सुनाई बातों या शक की बिना पर किसी बड़े नाम को चार्जशीट में डालना कानूनी तौर पर नामुमकिन था। पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। बिल्कुल। अदालत में शक नहीं, सबूत चलते हैं, और इस मामले में सबूतों की कड़ी वहीं टूट गई जहां से वीआईपी का नाम जुड़ना था। ठीक है, तो पहला कारण हुआ सबूतों का ना होना। लेकिन क्या सिर्फ सबूतों की ही कमी थी, या जांच की दिशा में भी कोई समस्या थी? स्रोत बताता है कि जांच का दायरा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जांच एजेंसी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हत्या के अपराध को साबित करने पर था। उनका लक्ष्य था यह साबित करना कि पुलकित, अंकित और सौरभ, इन तीनों ने मिलकर अंकिता की हत्या की, और इसमें वो पूरी तरह कामयाब भी हुए। चार्जशीट बहुत मजबूत बनाई गई और सजा भी हुई। लेकिन फिर दायरा सीमित कैसे हुआ? अगर हत्यारों को सजा दिला दी तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात जरूर है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्रोत इशारा करता है कि इस मामले में देह व्यापार या किसी बड़े सेक्स रैकेट के एंगल से जांच को आगे ही नहीं बढ़ाया गया। क्या वो रिजॉर्ट इस तरह की गतिविधियों का अड्डा था? क्या ये पहली बार हो रहा था? क्या इसमें और भी लोग शामिल थे? इन सवालों की गहराई में जांच नहीं उतरी। फोकस सिर्फ एक घटना यानी हत्या और उसके 3 आरोपियों पर सिमट कर रह गया। अच्छा, अब मैं समझी। मतलब पुलिस ने उस एक पेड़ को तो काट दिया जो सामने दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे जो पूरा जंगल हो सकता था उसकी तरफ देखा ही नहीं। ये एक तरीका है इसे देखने का। अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस का पहला लक्ष्य होता है हत्या के मुख्य आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना, ताकि जनता का गुस्सा शांत हो और केस बंद हो सके। इसके लिए वो एक सीधी साधी चार्जशीट तैयार करते हैं। किसी बड़े रैकेट या साजिश की जांच करने में महीनों या साल लग सकते हैं, जिससे मुख्य केस के कमजोर पड़ने का खतरा रहता है। तो उन्होंने एक सीधा रास्ता चुना। तो सबूत नहीं थे और जांच का फोकस भी सिर्फ हत्या पर था। लेकिन इन सब के ऊपर एक और परत है, एक ऐसा आरोप जिसने इस केस को हमेशा घेरे रखा, और वो था राजनीतिक दबाव का। हाँ, और इस पे बात करते हुए हमें बहुत जिम्मेदार रहना होगा, क्योंकि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में लिखा है, बिना किसी का पक्ष लिए। जनता में और खासकर विपक्षी दलों में ये धारणा बहुत मजबूत थी कि सत्ता का इस्तेमाल करके बड़े नामों को बचाया जा रहा है। ये एक बहुत गंभीर आरोप था जो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में गूंजता रहा। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें। जाहिर है सरकार और पुलिस ने इन आरोपों को माना तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी साफ करता है कि सरकार और पुलिस दोनों ने ही इन सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया। उनकी तरफ से हमेशा एक ही जवाब आया कि भाई जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो रही है और किसी को भी बचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर 2 अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही थीं, एक जनता के आरोपों की और दूसरी आधिकारिक खंडन की। हमारा काम सिर्फ इन दोनों कहानियों को सामने रखना है। की बाढ़ आ गई थी। कई नेताओं और कारोबारियों के नाम तो लोग सीधे सीधे ले रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। और यहीं पर हम आज के दौर की एक बड़ी सच्चाई देखते हैं, जिसे सोशल मीडिया ट्रायल कहते हैं। ये सच है कि कई बड़े नाम उछाले गए हैं और हजारों लाखों लोगों ने उन्हें मन ही मन दोषी मान भी लिया। लेकिन हमें अफवाह और कानूनी हकीकत के बीच का फर्क समझना होगा। स्रोत के मुताबिक सोशल मीडिया पर उछाले गए किसी भी नाम की न तो अदालत में पुष्टि हुई, न ही किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई, और न ही पुलिस की चार्जशीट में उनका दूर-दूर तक कोई जिक्र था। मतलब कानूनी तौर पर वो सब नाम सिर्फ हवाई बातें थी, जिनका कोई वजूद नहीं था। सोशल मीडिया की अदालत ने तो फैसला सुना दिया, लेकिन असली अदालत तक तो वो नाम पहुंचे ही नहीं। ये अपने आप में खतरनाक ट्रेंड है, पर अदालत तक नहीं पहुंचा। इसलिए कानूनी रूप से उस वीआईपी की पहचान आज भी अज्ञात है, एक रहस्य है। तो जब ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा और ये वीआईपी वाला एंगल इतना बड़ा मुद्दा बन चुका था, तो आखिर में अदालत ने इस पर क्या रुख अपनाया? उनका फैसला क्या कहता है? अदालत का नजरिया इस मामले में बिल्कुल साफ और कानून के दायरे में बंधा हुआ था। उन्होंने माना कि तीनों आरोपियों पुलिकारिया, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के खिलाफ हत्या का अपराध पूरी तरह से सिद्ध हो गया। गवाहों के बयानों और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर यह साबित हो गया कि इन तीनों ने मिलकर अंकिता को नहर में धकेला था, जिससे उसकी मौत हुई। और इसी आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई। हाँ, इसी अकाट्य सबूत के आधार पर अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन जब बात वीआईपी के मुद्दे पर आई, तो अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी मौजूदगी या उसकी पहचान से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत अदालत के सामने पेश ही नहीं किया गया। जांच एजेंसीज ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया जिससे किसी चौथे व्यक्ति की संलिप्तता साबित हो सके। तो अदालत ने एक तरह से कहा कि हमारे सामने जो केस लाया गया है, हम उसी पर फैसला देंगे। अगर वीआईपी का जिक्र चार्जशीट में नहीं है, तो हम उस पर विचार नहीं कर सकते। बिल्कुल। अदालत का काम अटकलें लगाना नहीं है। इसी वजह से किसी चौथे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने सिर्फ उन्हीं को सजा दी जिनके खिलाफ सबूत थे। तो कानूनी तौर पर केस बंद हो गया, हत्यारों को सजा मिल गई। लेकिन जो एक बड़ा सवाल था, वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे,
तो हम एक ऐसी अजीब सी जगह पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ वीआईपी सर्विस जैसा शब्द तो मौजूद है। हत्या के पीछे का मकसद शायद यही था, लेकिन उस वीआईपी का कोई नाम, कोई चेहरा, कोई पहचान नहीं है। 3 लोगों को उम्र कैद हुई है, लेकिन इंसाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अंधेरे में है। सही कहा। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल फाइलों में नहीं मिला। एक अपराध हुआ जिसका मकसद किसी तीसरे व्यक्ति को फायदा पहुंचाना था, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति कानूनी तौर पर कभी था ही ना। और यही बात इस केस को सिर्फ एक हत्या के मामले से कहीं ज्यादा बड़ा और परेशान करने वाला बना देती है। और ये हमारे मन में कुछ बहुत गहरे और बेचैन करने वाले सवाल छोड़ जाता है, जो हमारे स्रोत में भी उठाए गए हैं। पहला सवाल, अगर कोई वीआईपी था ही नहीं, तो पुलकित आर्या और उसके साथी वीआईपी सर्विस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? क्या ये सिर्फ अंकिता पर दबाव बनाने का एक झूठा बहाना था? और अगर ये बहाना नहीं था और कोई वीआईपी सच में था, तो हमारा सिस्टम, हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमजोर क्यों हैं कि उसका नाम आज तक सामने नहीं ला पाई? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के लिए हत्या हो जाए और उस इंसान का कोई अता पता ही ना चले? ये हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल, जो इस पूरे मामले के सार को पकड़ता है, क्या अंकिता की हत्या सिर्फ एक हत्या थी जो गुस्से या आपसी विवाद में हुई, या फिर ये किसी बहुत बड़े अपराध, किसी बड़े नेटवर्क को छुपाने की एक सोची समझी कोशिश थी जिसमें अंकिता एक मोहरा बन गई? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है। ये हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और इंसाफ के मतलब पर सवाल खड़े करते हैं। स्रोत की जो अंतिम पंक्तियां हैं, वो इस पूरी त्रासदी और उसके पीछे छिपे रहस्य को बहुत ही मार्मिक ढंग से बयां करती हैं। उसमें लिखा है, अंकिता को इंसाफ मिला, लेकिन उस वीआईपी की पहचान अब भी एक बंद फाइल है। और अंत में एक विचार जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत पूछता है, सवाल ये नहीं कि आरोपी कौन है, सवाल ये है, क्या सच पूरा बाहर आया?